Hello dear legal aspirants, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, Human Right Act 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो एक्ट था 1993 का, ये एक्ट नंबर 10 है, एक्ट नंबर 10 ऑफ 1994. सो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इसकी सीरीज में हम 2 लेक्चर पहले लेकर आ चुके हैं. आपके MPADPU का जो एग्ज़ाम होना है ये जून 2022 में होना है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है. हमें अभी हमारे पास काफ़ी समय है, तो हम लोगों को इस समय का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और जिससे कि हम ज़्यादा हैप्पैजार्ड मैनर में नहीं, बहुत एक सिस्टमेटिक वे से अपना प्रिपरेशन कर सकें. अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि अगर इसके जो भी MPADPU से रिलेटेड जितने माइनर एक्ट हैं सबके वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें. देखिए, MPADPU ने वैकेंसीज़ भी रिवाइज़ कर दी हैं, MPADPU ने एक्सटेंड कर दिया है एग्ज़ाम की डेट को. ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. स्टूडेंट्स क्या गलती कर बैठते हैं कि लगता है कि यार अभी तो क्या है, जून 22 है, कैलेंडर जो अभी MPPSC ने डिक्लेयर किया है ना, बहुत समय है. समय नहीं है. चाहे आप, ज़रूरी नहीं कि MPADPU के लिए, ह्यूमन राइट्स एक्ट वैसे भी आपको पता होना चाहिए. अगर आप अधिवक्ता हैं तो भी आप मानव अधिकारों के बारे में अगर आपको जानते हैं, आप लीगल फर्टर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट की हमने बात की थी कि टोटल यहाँ पे चैप्टर्स हैं वो 8 हैं, जो टोटल सेक्शंस हैं वो कितने हैं, 43 हैं. छोटा सा ही यहाँ पे एक्ट है. यहाँ मेनली हमें पढ़ना होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसका पावर्स, प्रोसीजर्स एंड इसकी डिफरेंट इसके बारे में बताया गया है. फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या होगा और ह्यूमन राइट कोर्ट्स क्या होंगी, ह्यूमन राइट कोर्ट्स क्या होंगी, गवर्नमेंट इनको फंडिंग फाइनेंस कैसे करेगी, उसके बारे में बताया गया है. सिर्फ ये टॉपिक कवर होते हैं आपके द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट में. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, तो जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. क्यों? क्योंकि स्टैट्यूट है, एक लॉ के द्वारा, एक कानून के द्वारा ये बनाया जाता है, तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए. दूसरा क्या है, इस एक्ट से रिलेटेड क्या है कि ये कब, इसका इनेक्टमेंट डेट क्या है, क्या इनेक्टमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ने, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जी हमारे प्रेसिडेंट थे तब, 8 जनवरी 1994 को इसको क्या मिला था, अपना एसेंट मिला था. लेकिन यहाँ एक कमाल की बात हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि इन्फोर्समेंट की जो डेट है आपको थोड़ी सी यहाँ अलग मिलने वाली है, क्योंकि 28 सितंबर 1993 को, ठीक है, यानी कि अराउंड आपके 3.5 महीने पहले ही इसको क्या कर दिया गया था, इन्फोर्स कर दिया गया था. एक स्पेशल ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको इन्फोर्स किया गया था, ठीक है, जिसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन 43 में आपको पता लगेगा, ठीक है. लेकिन जो प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया वो बाद में है. जनरली ये उल्टा होता है, ठीक है, कि एसेंट डेट पहले होती है, इन्फोर्समेंट डेट बाद में होती है. लेकिन यहाँ एक स्पेशल ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको क्या कर दिया गया था, पहले इन्फोर्स कर दिया गया था. तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है आपको. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं. इसकी फॉर्मेशन के बारे में देखिए, चैप्टर 1 में हमने कवर किया था इसके डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वहाँ पे, उसके बारे में, और साथ साथ आपके शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, यानी कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक. फिर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर आ गए, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हमने सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 11 तक, यानी कि चैप्टर 3, हमने इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात की, ठीक है, कि किस तरह से फॉर्मेशन होगी, कमेटी जो होगी वो कैसे बनेगी, कौन इसका चेयरमैन पर चेयरपर्सन रहेगा, मेंबर्स कौन रहेंगे, ठीक है. आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 12 से लेकर के सेक्शन 20 तक. देखिए, सेक्शन 12 से 16 तक तो कवर होता है, सेक्शन 12 से सेक्शन आपका 16 यहाँ तक कवर होता है चैप्टर 4, ठीक है. तो चैप्टर 4 आपको बताएगा इसकी पावर्स के बारे में, ठीक है, फंक्शन और पावर क्या होंगे ये आपको यहाँ पता लगने वाला है. और यहीं पे सेक्शन 17 से 20 तक, ठीक है, सेक्शन 17 से 20 तक चैप्टर 5 रहेगा, जो आपको कवर क्या करने वाला है, इसके प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, प्रोसीजर यहाँ कवर करेंगे. तो आज की क्लास का जो हमारा टारगेट रहेगा,
आपका फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन चैप्टर 3 सेक्शन 12 टू सेक्शन 16 एंड चैप्टर 5 दैट इज सेक्शन 17 टू 20 प्रोसीजर जो कमीशन को अडॉप्ट करना होता है उसके बारे में। यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। सेक्शंस की बात कर लें तो सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 20 तक जो है 20 तक आप क्या पढ़ते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और अपना सीधा बेर एक्ट पे चलते हैं। बेर एक्ट में मैं आपको जो 2019 के अमेंडमेंट्स हैं वो भी बताऊंगा और जहाँ पे ये क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो प्लीज़ अपना हाइलाइटर, पेन, नोट पैड साथ में रखें। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब कभी भी आप क्लास अटेंड करते हैं मेरी, तो आपके पास जैसा आपका बेर एक्ट है, मान लीजिए आपका बेर एक्ट जो है इस साइज़ का है, ठीक है, ये हम इसको खोल देते हैं, ये आपका खुलने के बाद ऐसा आपका बेर एक्ट है, ठीक है, ये आपका बेर एक्ट है। तो इस साइज़ के जो है ना, इस साइज़ के, इससे थोड़े से छोटे ये पेपर्स, ब्लैंक पेपर्स आप काट के रखिए या स्टिक ऑन ले लीजिए। स्टिक ऑन में पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ये रखिए और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताता हूँ उसको आप यहाँ नोट डाउन कर लें। मान लीजिए मैंने सेक्शन 12 के बारे में आज आपको कोई चीज़ बताई, जैसे सेक्शन 12 जो है ये आपका फंक्शन ऑफ द कमीशंस के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसका जो हम चार्ट बनाएंगे या इसके बारे में जो भी चीज़ बताएंगे उसको आप इस ब्लैंक पेपर पर लिख के यहाँ इसके बगल में चिपका लें। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं डियर फ्रेंड्स कि वो अपने किसी रजिस्टर में या किसी नोट पैड में नोट कर लेते हैं या किसी ब्लैंक पेपर पे, और जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करते हैं तो वो उस रजिस्टर होता है कहीं और बेर एक्ट होता है कहीं और आप फिर अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इसको यहाँ लगाना और एक सेलो टेप से यहाँ से चिपका देना, ट्रांसपेरेंट टेप से, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप सेक्शन 12 पढ़ेंगे तुरंत आपका ध्यान उस पर्टिकुलर केस लॉ के ऊपर, उस अमेंडमेंट के ऊपर, उस जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट एरिया पे चला जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हम इसके लिए ना एक इस पे जूम ऐप के ऊपर, जूम जो ऐप है, जूम के ऊपर एक क्लास सेशन करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे हम ऑनलाइन डाउट सेशन करेंगे, लाइव आके हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे वहाँ पे। और देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए जो मैं बेर एक्ट सारे माइनर लेकर आ रहा हूँ, टोटल 28 आपकी यहाँ पे एक्ट्स हैं, 28 एक्ट आएंगे। लॉ के जो सब्जेक्ट हैं 28 एक्ट हैं आपके यहाँ पे। एक्ट नहीं कह सकते सबको, लॉ के सब्जेक्ट मैं इनको कहूँगा क्योंकि यहाँ पे CRPC वो एक्ट नहीं है, वो कोड है। कोड और एक्ट में आपको डिफरेंस अच्छे से पता ही है क्योंकि आप लीगल स्टूडेंट हैं। उसके बाद आपका IPC है और इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो ये 3 तो है मेजर, ठीक है, इनको तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन 25 जो माइनर लॉ है ना वो कवर नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। तो सारे के सारे जितने हैं हमारे माइनर एक्ट्स हैं पहले हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। ये तो हम साथ साथ इसके कुछ टॉपिक्स तो करते ही रहेंगे। तो सारे के सारे माइनर एक्ट को टोटल 10 यूनिट्स में आपका डिवाइड हुआ है। अगर आप सिलेबस देखेंगे नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया हूँ मैं, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आपका सिलेबस है, और उसको ना आप पेस्ट कर लीजिए अपने सामने दीवार पर, ठीक है, जिससे आप और जो एक्ट आप कवर कर लें उसको हाईलाइट करते जाएं। तो इन 10 यूनिट्स में क्या है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का यानी कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 कर रहे हैं। ये जो है अगर आप सिलेबस देख रहे होंगे तो यूनिट 2 का पार्ट है। यूनिट 2 में एक्ट नंबर 2 है ये, वहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है। तो इन तीनों से मिला के 10 क्वेश्चन आने हैं, तो आप वेटेज समझ सकते हैं कि किसका कितना है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं आपके अराउंड 100 क्वेश्चंस जो है MCQ कराऊंगा आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस एक्ट। और माय डियर लीगल एस्पिरेंट्स, उन 100 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाएगा। उनको कॉन्सेप्चुअली अगर आपने समझ लिया ना, कुछ उनसे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए अब करते हैं अपने बेर एक्ट को स्टार्ट। ओपन योर बेर एक्ट्स, ओपन चैप्टर 3 फंक्शंस एंड पावर ऑफ द कमीशंस। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, देखिए चैप्टर 3 आपने बेर एक्ट में ओपन कर लिया होगा, ठीक है। इसके बारे में अभी सेक्शन जो 12 है, इट्स वेरी सिंपल। फंक्शन ऑफ कमीशन मीन्स कमीशन अपना काम कैसे चलाता है। तो अभी आपके सामने आ गया कि कमीशन क्या होता है, ठीक है।
तो आपने कमीशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी? हमने कहा था कमीशन सी से स्टार्ट होता है, तो 2 के सी में कमीशन की डेफिनेशन है, और वहाँ बता दिया गया था कि कमीशन का मतलब NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही समझा जाएगा। यही कमीशन की डेफिनेशन हमने वहाँ पढ़ी थी, ठीक है। जो सेक्शन 3 में NHRC बना उसी का मतलब कमीशन है। तो कमीशन से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑलरेडी एक्ट ने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया है। द कमीशन सेल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कैसे कैसे अपना काम करेगा वो तरीका यहाँ बताया गया है। ये इंक्वायर करता है, क्या करता है? इंक्वायरी करता है 2 तरीके से। या तो इंक्वायरी कैसे करेगा आपका, या तो खुद से करेगा, ऑन मोशन। ऑन मोशन मतलब सुओ मोटो। सुओ मोटो होता है, सुओ मोटो मतलब आपने अपने आप खुद से संज्ञान लेना, या फिर कोई उसके पास पेटिशन आती है, कोई एप्लीकेंट उसके पास एप्लीकेशन देता है, ठीक है। कोई विक्टिम हो सकता है, या विक्टिम के बिहाफ पे कोई और भी हो सकता है। लेकिन 2006 में यहाँ पे चीज़ ऐड की गई, ऑन द डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। यानी कि 2006 से पहले सिर्फ 2 ही चीज़ें थी। तीसरा जो तरीका ऐड हुआ वो 2006 में हुआ, और वो क्या था कि कोर्ट के आदेश पर या डायरेक्शंस पर, ठीक है। तो 3 तरीके हैं जिनसे कि वो अपना काम स्टार्ट करेगा। लेकिन कंप्लेंट किससे रिगार्डिंग होनी चाहिए? वोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट और अबेटमेंट देयर ऑफ, ठीक है भाई। या तो मानव अधिकारों का क्या किया गया हो, किसी के द्वारा हनन किया गया हो, तब ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे? नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाय ए पब्लिक सर्वेंट। खासकर देखिए जो कस्टोडियल डेथ वगैरह जो आपने देखे होंगे, बहुत सारे डिस्प्यूट्स अराइज हुए। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल जेल में है, तो क्या होगा भाई उसका किस तरह से उसको मानव अधिकार, क्योंकि देखिए मानव अधिकार का मतलब क्या है? मानव यानी कि ह्यूमन। जो ह्यूमन होने के नाते आपको राइट्स मिले, उन्हें ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, मानव अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकारों को फंडामेंटल राइट से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि देखिए मानव अधिकार की लिस्ट बहुत लंबी है, और फंडामेंटल राइट्स की जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो भारत का संविधान आपको देता है, उनकी जो है लिस्ट थोड़ी सी छोटी हो जाती है। यानी कि अगर ये सारे आपके ह्यूमन राइट्स हैं, तो इसमें इतना सा आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपका राइट बन जाते हैं, आप डिमांड कर सकते हो। ह्यूमन राइट्स जो है जैसे DPSP होती है ना आपकी, उस तरह से पब्लिक पॉलिसी पे बनाए जाते हैं। और कब मनाते हैं ह्यूमन राइट डे? हम 10 दिसंबर को। ये बीच बीच में ना याद रखनी है चीज़ें। चलिए, ये 2 ऐसे कारण हैं जिनके खिलाफ अगर किसी के पास कोई एप्लीकेशन आती है, या वो सुओ मोटो खुद की संज्ञान ले लेता है, या कोर्ट के आदेश। 3 कारणों से, जैसे कि हम कहाँ देखिए, कंपेयर इट विद CRPC। हमेशा दूसरे एक्ट के साथ उसको जोड़ के पढ़ना है। आपके माइंड में जब सेक्शन 12 का आप सब सेक्शन ये क्लोज ए पढ़ रहे थे, तो आपके माइंड में क्या आया? CRPC का 190 आना चाहिए। कहाँ? पुलिस रिपोर्ट पे, कंप्लेंट पे, या फिर सुओ मोटो। वहाँ भी तो मैजिस्ट्रेट जो है 3 तरीके से किसी क्रिमिनल केस का कॉग्निजेंस लेता है। वैसे ही कमीशन क्या है? 3 तरीके से कॉग्निजेंस लेता है। समझ गए आप? CRPC के 190 को, CRPC के सेक्शन 190 को हमने कहाँ से कंपेयर कर दिया? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से सेक्शन से? सेक्शन 12 से, क्लोज ए से। क्लियर? चलिए, फिर कहता है कि इंटरवेन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन। देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए किसी कोर्ट में कोई चीज़ अंडर चल रहा है, प्रोसीडिंग में चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे उस कोर्ट का अप्रूवल लेके उसमें इंटरवेन कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है, और उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स का कोई मैटर है जो निकल के आ रहा है, तो ह्यूमन राइट कमीशन उस कोर्ट का अप्रूवल लेगा और उसके अंदर अपनी इंक्वायरी कर सकता है। ये अधिकार उसको यहाँ से मिला है, ठीक है। अब आ जाइए 4 पे, सी यहाँ पे क्या कहता है? देखिए सी जो है यहाँ पे पूरा का पूरा 2006 के अमेंडमेंट में इसको चेंज किया गया था। कब चेंज किया गया था? 2006 में। अमेंडमेंट्स पे खासकर ध्यान देना है। हालांकि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 2019 अमेंडमेंट से बनेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। लेकिन अगर सारी चीज़ों को थोड़ा सा कवर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब NHRC की टीम करती क्या है? देखिए NHRC की टीम सब जगह पे क्या करती है? विजिट करती है। कहाँ कहाँ विजिट करती है?
वो को जो भी आपके जेल हैं, जेल में जाएगी कि कैदियों के साथ ऐसा तो नहीं कि बुरा व्यवहार हो रहा हो। देखा होगा आपने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की वजह से ही जेलों के अंदर कैदियों के हालात में बहुत सुधार हुआ है। अब जैसे आपको देखो दिमाग में क्या आया कि एक जेल है जहां कैदी परेशान है, तो आपको किसका माइंड में आना चाहिए? सुनील बत्रा। सुनील बत्रा जो कहाँ तिहाड़ जेल में बंद था और उसके साथ दुष्कर्म करता था, वहाँ का जेलर, जिसने एक पोस्ट कार्ड के कागज़ के टुकड़े पर लिख के क्या भेज दिया था? सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या माना था? PIL माना था। हुसैन आरा खातून और सुनील बत्रा दोनों ही PIL से जुड़े हुए मुकदमे हैं। देखिए, जेल की बात आई, कैदियों की बुरी हालत आई, सुनील बत्रा दिमाग में आया, PIL से जोड़ लिया। यानी कि माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है हमें कि कोई भी जब टॉपिक या कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ड आता है तो हम देखते हैं कि उससे जुड़ा हुआ कानून में और प्रावधान कहाँ है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसका रीज़न ये होता है, कई सारे स्टूडेंट जब पढ़ते हैं ना तो उनको लगता है कि सर जो लिखा है ना ये तो होता नहीं है फॉलो। जब नए नए लिटिगेशन में आते हैं तो देखते हैं कि सर वहाँ तो कुछ और लिखा था, यहाँ तो कुछ और चल रहा है। आप तो बोले थे कि मैक्सिमम 90 डेज में रिटर्न स्टेटमेंट देना है डिफेंडेंट को, देता ही नहीं है कोई, 6-6 महीने 1-1 साल लग जाता है। देखिए, लॉ को हमेशा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है टू अचीव द जस्टिस। ठीक है, तो लॉ को जो कोर्ट्स ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है वो जस्ट टू अचीव दी जस्टिस दी है, बट इट डजेंट मीन कि जो लिखा है वो गलत है, वो फॉलो होता है लेकिन उसको फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल से कंपेयर नहीं करना, पता जरूर होना चाहिए आपको प्रैक्टिकल, लेकिन आपको एग्ज़ाम में तो भाई थ्योरी ही लिखनी पड़ेगी जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सी में क्या है कि सी में विजिट करेगा, जेल में जाएगा, कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो ट्रीटमेंट या रिफॉर्मेशन, जैसे आपने देखा होगा बाल सुधार गृह होते हैं, ठीक है, तो इस तरह की जगह पे जाएगा। वहाँ लिविंग कंडीशन देखता है कि भाई इंसान अपनी तरह से जी रहा है कि नहीं जी रहा है, और इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के उस गवर्नमेंट को सौंप देता है। अब जब रिपोर्ट की बात आती है ना तो सेक्शन 20 के साथ हम इसको पढ़ेंगे कि एनुअल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट कब कब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, और कब उसको जो अपने विधानसभा विधानमंडल या आपका पार्लियामेंट है वहाँ के पटल पर उसको रखा जाता है, वो सेक्शन 20 में हम पढ़ेंगे, बट माइंड में रखना यहाँ से 20। डी कहता है रिव्यू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान ने, ठीक है, संविधान ने या किसी भी लॉ ने जो टाइम बीइंग है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट को लेके जो दिए हैं प्रोविजंस, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे DPSP में भी बहुत सारे आपके देखेंगे तो आप, वो भी एक तरह से अधिकार ही है बट वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जो हमें दिए या किसी एक्ट ने हमें जो कानून, कोई कानून बनाया है उससे जो अधिकार मिले हैं उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन देखेगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखेगा। रिव्यू करेगा फैक्टर्स को जहां पे टेररिज्म के एक्ट्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट रिमेडियल मेजर्स। ठीक है, अब वो यहाँ पे देखेगा कि जो मान लीजिए कोई टेररिज्म के एक्ट है, ठीक है, जो भाई ह्यूमन राइट्स के उसमें इफेक्ट डाल रही हैं, तो उनका क्या करेगा? एनालाइज करेगा उनको और उनकी सिफारिश करेगा गवर्नमेंट से कि ऐसे अगर आप मेजर्स लेंगे तो ये चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में चला था कि इंटरनेट बंद कर दिया, भाई गलत कर दिया, मानवाधिकार है। ठीक है, तो इस तरह से वो उनकी रेमेडियल मेजर्स बताएगा गवर्नमेंट को। जो ट्रीटीज़ होती हैं ना या इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स होते हैं जो वहाँ पे, उन सब की स्टडी करता है और बताता है कि इंडिया में इनको हम किस तरह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट अंडरटेक एंड प्रमोट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, में रिसर्च करता रहता है। स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर ना बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है, प्रमोट करता है कि द पीपल अराउंड द सोसाइटी दे मस्ट कम टू नो कि उनके राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं। बहुत से लोगों को क्या होता है, अधिकारों का पता ही नहीं होता है। तो उनका अधिकार कौन दिलाता है? एक दिलाता है जो हम सब हैं, एडवोकेट, एक वकील है जो उनको उनके अधिकार दिलाता है।
इनकरेज जो एनजीओ आपने देखे ना, बहुत सारे एनजीओ हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए भाई काम करते रहते हैं, उनको क्या करता है, इनकरेज करता है। ठीक है, कोई भी एनजीओ हो, इंस्टीट्यूशंस हो, उनको हेल्प करता है। और अगर भाई मानव अधिकारों के प्रमोशन के लिए उसे कोई और दूसरा काम उचित लगता है तो वो भी वो करेगा। तो यहाँ आपने देखा ये सारे के सारे फंक्शंस थे। इम्पॉर्टेंट सबसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहला यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि केस इंक्वायरी कैसे कर सकता है, सुओ मोटो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद पेटिशन पे कर सकता है, और तीसरा कोर्ट के डायरेक्शन या आदेश के ऊपर कर सकता है। तो 12 का क्लोज ए जो है ये एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 13। देखिए 13 यहाँ पे क्या कह रहा है, 13 आपको कह रहा है पावर्स रिलेटिंग टू इंक्वायरी। भैया इंक्वायरी तो करेगा, अब उसकी पावर क्या क्या होंगी। तो यहाँ पे हम इसको सीआरपीसी और आईपीसी के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे, सीआरपीसी और आईपीसी। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर सीआरपीसी आईपीसी आपने अब तक एक बार भी नहीं पढ़ी है तो उसकी क्विक रिवीजन क्लासेस अवेलेबल हैं। क्विक रिवीजन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उनको आप ज़रूर देख लें। देखिए क्विक रिवीजन से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रोविज़न दे रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर। हम प्रोटेक्शन एक्ट राइट्स का जो है यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 13 से मैं एग्ज़ाम की बात कर लूँ, क्योंकि देखिए ओवरऑल टारगेट तो पहले आप सबका एग्ज़ाम ही है, हम सब एग्ज़ाम चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाएं। तो एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू की मैं यहाँ बात कर लूँ तो ये आता है कि कमीशन को क्या माना गया है, कमीशन को सिविल कोर्ट माना गया है। क्या माना गया है, सिविल कोर्ट माना गया है। द कमीशन shall while inquiring into complaints under this act have all the powers of civil court। और सीपीसी उसके ऊपर लागू होगी। और वो क्या क्या पावर रखता है, किसी को सम्मन भेज सकता है, भाई विटनेस एग्जामिन कर सकता है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करा सकता है, कहाँ से, ऑर्डर 11, ठीक है, ऑफ सीपीसी। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, ऑर्डर 19 सीपीसी। रिक्विजिशन एनी पब्लिक रिकॉर्ड, भाई कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड या किसी उसकी कोर्ट से कुछ क्या मंगा सकता है, किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को मंगा सकता है। पब्लिक रिकॉर्ड कहाँ है, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 74 आपको बताता है कि पब्लिक रिकॉर्ड क्या है। जहाँ पे भी आपको वर्ड मिलता है ना, आपको बस कनेक्ट कर देना है उसको। कनेक्टिंग मेथड इज द मोस्ट बेस्ट मेथड, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको डाउट है जिसे बंद करो, एक बार खोल के देख लो 74 भी, कोई बुराई नहीं है। इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये सारी की सारी उसके पास होंगी। ये तो कहाँ के हमने क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सी पौ दी गई है। ठीक है, सेक्शन 13 से ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। आपका जो जब छत्तीसगढ़ का जो एडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में और 2008 में, 2008 में और 2017 में छत्तीसगढ़, क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ एमपी का ही पार्ट था तो उससे ही पूछा जा चुका, वहाँ भी लगभग कॉमन लॉ सारे फॉलो होते हैं। और लास्ट जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से भी इससे एमसीक्यू पूछा गया है। कहाँ पे, वहाँ भी पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कोर्ट माना जाएगा। सब सेक्शन 2 की हम बात कर लेते हैं। द कमीशन shall have power to require any person subject to any privilege which may be claimed by that person under any law for timing enforced to furnish the information on such points। देखिए जब कमीशन को लगता है कि किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है और उसे वो मिलनी चाहिए तो वो उसको मिलती है। यानी कि आप जब आईपीसी का सेक्शन 176 और सेक्शन 177 पढ़ते हैं आईपीसी का, तो यहाँ पे जब कोई इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए होती है पब्लिक सर्वेंट को तो वो देनी होती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो पावर्स हैं वो इसके पास भी रहेंगी। सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी कमीशन या कोई दूसरा ऑफिसर जो किसी गजटेड ऑफिसर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, और जिसको ऑथराइज किसने कर रखा हो, कमीशन ने। यानी कि देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी होगी कि या तो कमीशन या फिर कोई दूसरा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ गजटेड ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय कमीशन। ठीक है, अब उसको ये पावर है, ये अधिकार है। जो अधिकार आप कहाँ पढ़ते हैं, हम ये अधिकार पढ़ते हैं सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी, जहाँ पे सर्च के प्रावधान बताए गए हैं। जहाँ 2 विटनेस लिए जाते हैं लोकल
लोकेलिटी से उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। आपने पूरा सेक्शन 100 पढ़ा होगा, ठीक है, जहाँ पे प्रोसीजर ऑफ सर्च दे रखा है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट एविडेंस के लिए जब किसी पर्टिकुलर प्लेस की सर्च की जाती है। और वहीं सेक्शन 47 क्या बताता है, सर्च की जाती है किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करने के लिए। तो दोनों का डिफरेंस माइंड में साथ में रखना है। तो कमीशन या उसका बिहाफ पे कोई ऐसा ऑफिसर जो गजटेड अफसर से नीचे ना हो, वो किसी भी बिल्डिंग में किसी जा सकता है, ठीक है, और जहां उसको ये लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे वो सेक्शन 100 के सारे जो सीआरपीसी के मैंने बताया प्रोविजंस फॉलो करेगा। क्या क्या प्रोविजन फॉलो करेगा भाई, जब वहाँ के 2 लोकल विटनेस पकड़ेगा, उनकी प्रेजेंस में सर्च कंडक्ट कराई जाएगी, जो एक्यूपेंट है वो प्रेजेंट रहेगा, लिस्ट बनाई जाएगी, विटनेस भी साइन करेंगे, वो लिस्ट उसको दी जाएगी, ठीक है। अगर यहीं पे जो 100 का क्लॉज 3 है उसमें क्या आ जाता है, अगर किसी ने अपनी बॉडी में कोई चीज़ छिपा ली है तो उसकी बॉडी की भी तलाशी ली जा सकती है। कोई महिला है तो महिला के द्वारा तलाशी ली जाएगी। तो इस तरह से सेक्शन 100 के सारे प्रोविज़न यहाँ पे कवर होते हैं। सब सेक्शन 4 कहता है कि जो भी ऑफेंस डिस्क्राइब किए गए हैं, कमीशन शैल बी डीम टू बी अ सिविल कोर्ट, ठीक है। कमीशन को जो हमने क्या मान लिया, सिविल कोर्ट मान लिया है। और जब कोई भी ऑफेंस जो 175, 178 और 179 में बताया गया है, ठीक है, देखिए 175, 177 ये कहाँ पे पढ़े थे आपने, जो भी कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट हैं, क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये कहाँ पढ़ते हैं आप, ये पढ़ते हैं आप आईपीसी में। और आईपीसी का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 10 में जब आप आईपीसी में जाते हैं, मैं आईपीसी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी इनसे जुड़ा कोई अपराध है, या सेक्शन 228 पढ़ते हैं, जब फॉल्स एविडेंस दे दिया जाता है अगेंस्ट दी पब्लिक जस्टिस, उस केस में अगर कोई अपराध कारित किया जाता है तो क्या कर सकता है, किसमें, या तो कमीशन की प्रेजेंस में किया जाए या कमीशन की नज़र में किया जाए। तो कमीशन क्या कर सकता है, फैक्ट्स को रिकॉर्ड करके क्या करेगा, एक्यूज की स्टेटमेंट वगैरह सब रिकॉर्ड कर लेगा और उसको सीआरपीसी के तहत कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा। और मैजिस्ट्रेट फिर उसको एज पर सीआर, क्योंकि देखिए कमीशन को तो सिविल कोर्ट माना है आपने, अब ये तो क्या है, ये सारे के सारे क्रिमिनल ऑफेंस हो गए, आईपीसी के ऑफेंसेज हैं, तो इनको कौन करेगा, अभी मैजिस्ट्रेट करेगा। लेकिन मैजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले वो सारे रिकॉर्ड्स की स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और फॉरवर्ड हिम अंडर दी सेक्शन 346 ऑफ दी आपका सीआरपीसी का जो सेक्शन 346 है उसके तहत जो है ये उसके जो मैजिस्ट्रेट है वो उसका कॉग्निजेंस ले लेगा, ठीक है। देखिए सीआरपीसी भी आपके साथ साथ कवर हो रही है, इसलिए सीआरपीसी पे भी आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने सीआरपीसी को एक बार भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उस पर ध्यान दे लें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द कमीशन शैल बी डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब देखिए वर्ड आ गया क्या, जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ डिफाइंड है, सीआरपीसी के सेक्शन 2 के क्लॉज आई में। और इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग पर ही इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है, ठीक है। तो जो सेक्शन 193, 228 हैं और 196 हैं आईपीसी के, तो उसमें इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। एंड द कमीशन शैल, ये बार बार देखिए पॉइंट आपके पास आ रहा है, कमीशन शैल बी डीम टू बी ए सिविल कोर्ट फॉर ऑल पर्पज ऑफ सेक्शन 195 एंड चैप्टर 195 क्या है, देखिए 195 में जब कोर्ट की कंप्लेनेंट जो है कोर्ट होता है या कोई पब्लिक सर्वेंट होता है, तो यहाँ पे जो आपकी कंप्लेंट होती है वो आपकी हमेशा ही रिटन में होती है। कहाँ, सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी की हम बात कर रहे हैं, या हमेशा आपकी जो कंप्लेंट है वो रिटन में ही रहेगी, ठीक है। और उसके पर्पज के लिए भी इसे क्या माना जाएगा, सिविल कोर्ट ही माना जाएगा। नेक्स्ट सब सेक्शन पे आ जाते हैं कि वेयर द कमीशन कंसिडर इट नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू डू इट मे बाई ऑर्डर ट्रांसफर एनी कंप्लेनेंट फाइल्ड ऑन और पेंडिंग बिफोर इट टू द स्टेट कमीशन। तो स्टेट कमीशन को भी वो भेज सकता है। 6 में क्या कह रहा है कि वो स्टेट कमीशन को भी यहाँ पे भेजने की पावर रखता है। अगर उसे लगता है कि इसे स्टेट कमीशन को भेज देना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक आदेश देगा,
ठीक है। और उसके सामने जो भी कुछ पेंडिंग केसेस हैं या पेंडिंग जो आपकी शिकायतें हैं वो क्या करेगा, उसे स्टेट जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके पास उसको भेज सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो स्टेट का वहाँ पे क्या हो, जुरिस्डिक्शन ही ना हो, ठीक है, उसके पास जुरिस्डिक्शन ना हो कि उसे एंटरटेन करे, तो तब ऐसी कंप्लेंट को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। मान लीजिए भाई अभी कोई आंध्र प्रदेश का केस आप हरियाणा को ट्रांसफ़र कर दोगे तो नहीं चलेगा, जिसका इसमें जुरिस्डिक्शन उसी को भेजा जाएगा। 7/6 से जुड़ा हुआ है, ये कह रहा है कि भाई जब 6 में कोई केस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास आ गया तो वो उसको ऐसे डील करेगा, मान लो वो उसी के सामने कंप्लेंट आई हो। ये कहाँ पढ़ते हो, सेक्शन 21 में पढ़ेंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेक्शन 13 देख लिया, ठीक है। 13 में आपको पता लगा कि इंक्वायरी से रिलेटेड क्या क्या पावर्स उसको मिली हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीआरपीसी भी और आईपीसी के भी कुछ सेक्शंस आपके कवर हुए हैं साथ में। तो आपका ये होमवर्क है, यहाँ पे ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, आप टेलीग्राम पे मुझे इसका एक चार्ट बना के भेजिएगा कि आपका जो सीआरपीसी और आईपीसी से लिंक है सेक्शन 13 का, उसको एक चार्ट के माध्यम से बनाइए और भेजिए। देखिए जब ऐसे छोटे छोटे काम आप करते हैं ना, तो ये आपके अंदर क्या बढ़ाता है, एक पढ़ने की जो अंदर से एक वो होता है ना कि इंटरनल फीलिंग जो जागृत होती है आपकी, और उसी से वही आपको फीलिंग है जो कहीं ना कहीं लेकर जाती है। सेक्शन 14 पे आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन। देखिए इन्वेस्टिगेशन में एक सिंपल सी बात है कि जब इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ पढ़ते हैं आप, सेक्शन 2 के सब क्लॉज H के अंदर सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन बताई गई है। पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की है, भाई अब कैसे कमीशन अपनी इन्वेस्टिगेशन कराएगा, तो कमीशन अपनी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है कि जो स्टेट की पुलिस है या स्टेट की कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या सेंटर की, उनको वो यूज़ कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और जब ये करेगा तो जो जिसके थ्रू करा रहा है इन्वेस्टिगेशन, उसके पास वो सारी पावर होंगी कि सम्मन दे सकता है, डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, ये पावर्स, ठीक है, उस एजेंसी की हैं जिसके थ्रू ये कराया जा रहा है। सेक्शन 3 कहता है कि वह सेक्शन 15 सेल अप्लाई। सेक्शन 15 क्या पढ़ेंगे हम, कि कमीशन के सामने दी गई स्टेटमेंट को किसी भी सिविल या क्रिमिनल के प्रोसीडिंग में उसके खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फॉल्स एविडेंस। अगर फॉल्स एविडेंस दे दिया है उस कंडीशन को छोड़ के बाकी में यूज नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 15 है और ये यहाँ भी लागू होगा इन्वेस्टिगेशन में भी। द ऑफिसर और एजेंसी हुज सर्विस आर यूटिलाइज्ड shall investigate into any matter pertaining to inquiry and submit a report to the commission। कितने समय में देगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ से MCQ आपका बन सकता है। तो द विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाई कमीशन, यहाँ समय नहीं दिया गया है, समय हम सेक्शन 20 में पढ़ेंगे 3 मंथ का, यहाँ नहीं दिया गया है। अब कमीशन क्या है, वो सेटिस्फाई करेगा करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट्स, भाई उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी कमीशन को सेटिस्फाइड करना है। और इसके लिए अगर वो चाहे तो किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको एग्जामिन किया था उस पब्लिक सर्वेंट ने, कोर्ट भी जो कमीशन है वो उसको री एग्जामिन कर सकता है। 15 की हमने बात कर ही चुके हैं कि भाई कोई भी स्टेटमेंट जो किसी व्यक्ति ने जो कमीशन को दी है एविडेंस देते हुए, ठीक है, वो उसके खिलाफ यूज नहीं की जाएगी, ना सिविल में और ना क्रिमिनल में, एक्सेप्ट प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। भाई फॉल्स एविडेंस का अगर उसने दिया वहाँ पे तो तब वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं की जाएगी, ठीक है। 2 प्रोवाइजो यहाँ पे दे दिए गए हैं कि इज मेड स्टेटमेंट इज मेड इन रिप्लाई ऑफ द क्वेश्चन विच ही इज रिक्वायर्ड। भाई ऐसे क्वेश्चंस के आंसर उसको देने पड़ेंगे, ठीक है, जो कोर्ट ने उससे एक्सपेक्टेशन की है कि भाई ये तो आपको देना है, को कमीशन चाहता है। और जो रिलीवेंट है, ठीक है, जो रिलीवेंट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी। रिलीवेंसी कहाँ से पता लगती है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक जो है आप क्या पढ़ते हैं, रिलीवेंसी के बारे में पढ़ते हैं। देखा, इंडियन एविडेंस एक्ट भी हमने थोड़ा सा यहाँ कवर कर लिया है। सेक्शन 16 कहता है कि पर्सन लाइकली टू बी प्रेजुडिशियली अफेक्टेड टू बी हर्ड। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अभी आप कमीशन में है
और ये ए जो पर्सन है ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसका कमीशन क्या चाहता है कि इस पर इंक्वायरी की जाए। लेकिन अगर डायरेक्ट इंक्वायरी कर देंगे तो भाई इस व्यक्ति की जो गांव में शहर में जो इसका रिस्पेक्ट लेवल है, रेपुटेशन है, वो क्या हो सकती है, वो प्रेजुडिशली अफेक्टेड हो सकती है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है उसके ऊपर। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, भाई तेरे खिलाफ हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो तुम बताओ मुझे, यानी एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि ऐसा क्यों ना करें। ठीक है। लेकिन अगर किसी विटनेस का जो क्रेडिट है वो इम्पीच हो जाता है तो वहाँ पे ये बातें अप्लाई नहीं होंगी। यही आपका सेक्शन 16 कहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 3 खत्म हो जाता है, जहाँ पे आपने पावर्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अभी प्रोसीजर की भी हम इसी में बात करेंगे। आज हमें NHRC का पूरा खत्म करना है। सेक्शन 17 कहता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स। प्रोसीजर बताया गया, ये ऊपर तो थी उसकी फंक्शन और पावर की, क्या काम उसे करना चाहिए और उसकी पावर क्या क्या रहेंगी। हेयर द प्रोसीजर, भाई ठीक है, कंप्लेंट आ गई, आपने कंप्लेंट कहाँ आई थी, कौन से सेक्शन में कंप्लेंट आई थी, सेक्शन 12 में आई थी, क्लोज ए में आई थी, जहाँ सुओ मोटू था, कंप्लेंट पे था या कोर्ट के आदेश पे था। तो कंप्लेंट की यहाँ बात कर रहा है। ठीक है। कमीशन वाइल इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, भाई क्या था वहाँ 12A में क्या पढ़ा था आपने, वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का कंप्लेंट के ऊपर। कंप्लेंट आप CRPC में कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 200 से 203 तक। ठीक है, वहाँ आपको कंप्लेंट पढ़ी जाती हैं CRPC। साथ साथ ऐसी चीज़ें लिखते रहें, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब उसे कोई कंप्लेंट मिलती है तो क्या करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई दूसरी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उससे वो रिपोर्ट मंगा सकता है, इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है कि ठीक है भाई ऐसा रिपोर्ट दो। मान लो जो कोई कस्टोडियल डेथ का केस हो गया है, जेल में किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांग लेगा। ठीक है, सेंट्रल से रिलेटेड कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो उससे मांग लेगा। बट प्रोवाइजो यहाँ पे ये दे दिया गया है, प्रोवाइजो क्या दिया गया है कि धारा की कोई भी बात कहाँ लागू नहीं होती है। इफ द इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट इज नॉट रिसीव्ड विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड ऑफ द कमीशन, इट मे प्रोसीड टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट ऑन इट्स ओन। मान लीजिए दी गई समय सीमा के अंदर क्या है, स्टेट ने वो रिपोर्ट नहीं दी इसको कमीशन को, तो कमीशन क्या करेगा, इंक्वायरी शुरू कर देगा। देखिए इससे कुछ कुछ आपको लगता नहीं, जैसा कि आप सेक्शन जो आपका 79 और 80 हैं कहाँ के, CPC के, जहाँ 2 महीने के लिए क्या देना होता है, नोटिस देना होता है सेक्शन 80 में, और 2 महीने तक अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ऑफ सूट्स बाय और अगेंस्ट दी गवर्नमेंट वाला जो हम पढ़ते हैं, कुछ वैसी ही बात यहाँ कही गई है कि एक बार उसको बता देंगे, रिपोर्ट नहीं देगा तो खुद से कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट मिल जाती है और कमीशन सेटिस्फाइड हो जाता है कि कोई दूसरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट ने अपना काम कर लिया है, मैटर रिजॉल्व, तो फर्दर इंक्वायरी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका विदाउट प्रेजुडिस ऑफ एनीथिंग कंटेंट इफ इट कंसिडर नेसेसरी हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ कंप्लेंट इनिशिएट एन इंक्वायरी। और अगर उसको लगता है कि नहीं कर लेनी चाहिए मुझे इंक्वायरी, तो वो इंक्वायरी कर भी सकता है, अदरवाइज उसको ज़रूरत नहीं है। ये कमीशन का क्या है, डिस्क्रिशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं 18 के ऊपर। 18 यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेप्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी इंक्वायरी। भाई ऐसे कौन से कदम ले जाएंगे जो इंक्वायरी के साथ और इंक्वायरी के बाद जो काम करना है। ये 2006 में काफ़ी अमेंड किया गया था सेक्शन 18 को। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, कमीशन में टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। आपको देखिए, पहले आप इंक्वायरी की पावर पढ़ते हैं, फिर इंक्वायरी का तरीका पढ़ते हैं, फिर आप इंक्वायरी के दौरान या इंक्वायरी के बाद के स्टेप्स पढ़ते हैं। यही चीज़ यहाँ पे है। जहाँ पे इंक्वायरी डिस्क्लोज करती है कि कमीशन है, वह है किस चीज़ का, ये कमीशन वो नहीं है, ये कमीशन होना है, यानी कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, नेग्लिजेंस किया गया है उनके प्रिवेंशन में बाय पब्लिक सर्वेंट, अबेटमेंट की है पब्लिक सर्वेंट ने, तो रिकमेंड कर सकता है कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को। क्या क्या करेगा, टू मेक पेमेंट और कंपनसेशन और डैमेज टू द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट को दिलवा सकता है कंपनसेशन और डैमेजेस, विक्टिम को और द मेंबर ऑफ हिज फैमिली एज द कमीशन में कंसीडर नेसेसरी, यानी कि कंपनसेशन भी दिला सकता है,
ये प्रोसीडिंग इनिशिएट करा सकता है प्रोसिक्यूशन की, ठीक है, जैसा कमीशन को उचित लगता है। ये कोई भी ऐसा फर्दर एक्शन ले सकता है जो इसको सही लगता है। ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, ठीक है, कि कोर्ट उसमें कुछ डायरेक्शंस अपनी दे दे। ये रिकमेंड कर सकता है कंसर्न गवर्नमेंट। कंसर्न गवर्नमेंट मतलब वो स्टेट भी हो सकती है और सेंटर भी हो सकती है, ठीक है, टू ग्रांट सच इमीडिएट इंटरिम रिलीफ, भाई उसको इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए विक्टिम को, यानी कि इंटरिम रिलीफ भी दिला सकता है, ठीक है। ये कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट टू द पेटिशनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, उसको एक भाई ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि नहीं चाहिए, कॉपी मिलेगा उसको। कमीशन सेल सेंड ए कॉपी ऑफ इट्स इंक्वायरी रिपोर्ट टुगेदर विद इट्स रिकमेंडेशन, ये कि जब भी अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट भेजेगा अपने रिकमेंडेशन के साथ भेजेगा, कंसर्न गवर्नमेंट को भेजेगा। और कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करेगी, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, यहाँ से देखिए 1 महीने के अंदर, सच फर्दर टाइम एज कमीशन में अलाउ फॉरवर्ड इट्स कॉमेंट ऑन द रिपोर्ट इंक्लूडिंग द एक्शन टेकन, भाई फिर वो कमीशन को वापस भेजेगी कितने, 1 महीने के अंदर, कि हमने आपकी रिपोर्ट पे रिकमेंडेशन में क्या एक्शन लिया है, ठीक है। कमीशन क्या करेगा, अपनी इंक्वायरी को क्या करेगा, पब्लिश करेगा, ठीक है, कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी की एंड एक्शन टेकन, और वो भी उसमें साथ में वो करेगा कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। सेक्शन 19 आपका इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से, ठीक है, सेक्शन 19 से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। 19 और 20 दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके, क्योंकि 2006 में ये पूछा जा चुका है यहाँ से। आर्म फोर्सेस के उसमें क्या वो है, क्योंकि आर्म फोर्सेस में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एंड दोज आर रिक्वायर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट वाइल डीलिंग विद द कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कोई भी आर्म फोर्सेस का अगर मान लो मेंबर है तो कमीशन क्या वहाँ पे प्रोसीजर लेगा। देखिए कमीशन कॉग्निजेंस कैसे लेगा, वो तो सेक्शन 12 ने बता दिया, अभी कंप्लेंट पे लेगा, सुओ मोटो लेगा, या फिर कोर्ट की डायरेक्शन पे लेगा। लेकिन अगर वो मैटर डिफेंस से रिलेटेड है, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, अब आर्म फोर्सेस कहाँ डिफाइंड है, देखिए यहाँ पे आर्म फोर्सेस आते हैं, आपके माइंड में आता है नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, यही आता है, लेकिन नहीं भाई, आर्म फोर्सेस की डेफिनेशन आपको 2 के ए में बता दी गई है, और वो कह रहा है इसके साथ में जो अदर पैरा फोर्सेज हैं, अदर आर्म फोर्सेज हैं, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, वो भी आपकी इंक्लूड हैं इसके अंदर, ठीक है। ये डेफिनेशन सेक्शन 2A की भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही या तो सुओ मोटो या पेटिशन के ऊपर कि एक रिपोर्ट मांगता है, वो किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, किससे मांगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट मांगेगा, ठीक है। ये सुओ मोटो या पेटिशन, ये कहाँ पढ़ा था आपने, सेक्शन 12 में पढ़ा था। और जैसे गवर्नमेंट उसको रिपोर्ट देगी, ठीक है, या तो कंप्लेंट के साथ प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा, वो अपनी रिकमेंडेशन बताएगा गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी कमीशन को कि उसने क्या एक्शन लिया विद इन 3 मंथ्स। यहाँ पे 3 महीने है और यहाँ पे 1 महीना था। आर्म फोर्सेज के केस में 3 मंथ्स है, नॉर्मल केस में 1 मंथ है, सॉरी, ठीक है। आर्म फोर्सेज 3 है, हम जो मानते हैं, देखिए मैं इसकी एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, आप इसी को मानते हो, ठीक है। आज तो वैसे भी नेवी डे है, क्या आज नेवी डे है। नेवी डे कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी साथ साथ देखिए कुछ ना कुछ जीके भी सीखते चलते हैं। तो 3 फोर्सेज को हम आर्म फोर्सेज मानते हैं, तो 3 महीने का समय यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और बाकी सब नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे। 20 आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कमीशन क्या करेगा, एक एनुअल रिपोर्ट देगा। एनुअली एक रिपोर्ट देता है, 2 रिपोर्ट यहाँ पे कमीशन देता है। देखिए जो कमीशन है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे या वो स्टेट गवर्नमेंट को दे, तो वो है 2 रिपोर्ट देता है। एक आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है और एक बीच में कोई स्पेशल रिपोर्ट होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जिसमें कि बीच में देना जरूरी है, तो भैया वेट नहीं करना है एनुअल होने का कि साल अप्रैल में बजट आएगा तभी आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेट नहीं करना, अर्जेंसी के केसेस हैं तो ये क्या करेगा, एनुअल से पहले भी दे सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, या स्टेट गवर्नमेंट है तो अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में, या फिर सेंट्रल है तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। क्या एक्शन गवर्नमेंट ने लिया, उसने क्या रिकमेंडेशन दी, अगर गवर्नमेंट उसकी बात नहीं मान रही तो क्या रीज़न है,
ये सारी की सारी बातें वहाँ पे रखी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यही रीज़न है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी रहती है और गवर्नमेंट ऐसे अपनी मर्जी से मना नहीं कर सकती। सो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, यहाँ पे हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 4 और चैप्टर 2 हम पहले कर चुके थे, ये आपके सारे कवर हो गए हैं। 2, 3, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करेंगे। हम लोगों ने कवर कर लिया है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 2 में आपने 3 से लेकर 11 तक, सेक्शन 3 से 11 तक इसकी फॉर्मेशन को देखा, इसके पावर और फंक्शंस को आपने देखा है। 12 से लेकर 16 तक और 17 से 20 तक आपने इसके प्रोसीजर को समझा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपके कोई भी किसी तरह के डाउट हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अपने सजेशंस mklegalshiksha@gmail.com पे। कोई सजेशन है, एडवाइस है, डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। आप वीडियो लाइक कर दिया तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, अपने पास रखने से नहीं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो हम MPADPO की सारी माइनर एक्ट की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं आपको कैसी लग रही है। जुड़े रहिए MK लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।